नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु के खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैंने आप लोगों से इस नाम के सिलसिले में कल कहा था कि नाम क्या रखना है, आप लोग राय मशवरा दें। दरअसल कुछ लोगों के लिए गलत फहमी हो गई है कि हम लोग सीधी बात टीवी का नाम बदलकर ये चीज़ें रखेंगे, हरगिज़ भी नहीं। दरअसल मैंने आपसे आरा व मशवरे मांगा था सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए कि इस प्रोग्राम में बेंगलुरु और उसके अतराफ़ और कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाक़ों से जो अहम और ज़रूरी ख़बरें होंगी उसकी 10 या 15 इस तादाद में आपको जो है ख़बरें पहुँचाई जाएंगी। जैसे सीधी बात के अपने अलग अलग प्रोग्राम है, जैसे हमारी सीधी वीकली सीधी बात है, उसका नाम सीधी बात है। और उसके अलावा डेली वीडियो न्यूज़ जो हम लोग 9 बजे से 10 बजे के दरमियान में शाये करते हैं, उसका नाम डेली वीडियो न्यूज़ है। और उसमें आलम भर की और दीगर लोकल भी होती हैं, कर्नाटक की भी होती हैं अगर ज़रूरी होती हैं, फिर पूरे दुनिया भर से जो है 20 खबरें उसमें ली जा रही हैं। तो इसको डेली वीडियो न्यूज़ और डेट के हिसाब से शाये होती है। तो इस वजह से जो है, और हमारे एक इंटरव्यू का प्रोग्राम चलता है जिसको हम रूबरू कहते हैं। हमारे अगले प्रोग्राम आने वाले हैं जिसमें एक पैगाम फुरकान है, जिक्र मेरे हबीब का है। तो इसी तरह ये भी एक अलग हमारा प्रोग्राम है, सीधी बात टीवी के ही अंडर में चलेगा, जिसमें बेंगलुरु के उसके अतराफ़ के लिए होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको बेंगलुरु के नाम के साथ मुख्तस कर दिया था। तो कई लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि आपने कल अगर यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर के चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे बहुत से नाम आ रहे हैं, हमारे साथी दे रहे हैं। और उसमें से बाज़ लोगों ने सोचा होगा कि जो है सीधी बात टीवी बेहतर है, जबकि सीधी बात टीवी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन भी इसी नाम से हुआ है। लिहाजा इस मखसूस प्रोग्राम के लिए नाम पूछा था। अब कई लोग यही राय दे रहे हैं कि आप सलाम बेंगलुरु ही रखिए, वो बेहतर है। दीगर नामों से इसमें कुछ नयापन भी है और लोगों को जो है समझ में भी आएगा। बहरकैफ और भी बहुत सारे नाम आए हुए हैं। एक दिन और आज भी आप मुझे कमेंट्स करें कि जो है सिर्फ इस प्रोग्राम का नाम क्या हो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल फैसला लेकर के इसके सिलसिले में इसका नाम क्या रखना है ये आपके सामने पेश किया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आपका इस्तकबाल है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। यहाँ बेंगलुरु के एक मकामी कन्नड़ा चैनल बनाम स्वराज एक्सप्रेस में एक वीडियो के जरिए कर्नाटक उर्दू अकेडमी के मोबाइल लाइब्रेरी वैन को जाती कामकाज के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए अकेडमी से वाबस्ता अराकीन और अमले पर लापरवाही बरतने की बात कही थी और इल्जाम लगाया था। चैनल ने अब एक वीडियो में वैन पर रसोई गैस यानी सिलेंडर और दीगर अशिया को भरते हुए और ले जाते हुए दिखाया था। इस बात की तरदीद करते हुए उर्दू अकेडमी के रजिस्ट्रार जनाब सिराज अहमद खालिद ने कल मुताल्लिका कन्नड़ा चैनल में भी इस बात की वजाहत की थी कि इस सिलसिले में उनको कोई खबर नहीं, लिहाजा इसकी तहकीक की जाएगी। आज यहाँ उर्दू अकेडमी के दफ्तर में उर्दू के नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनको बदनाम करने की साजिश है। दरअसल उर्दू अकेडमी का दफ्तर छोटा होने की वजह से बास चीज़ों को इधर उधर मुंतकिल किया जा रहा है और जो रसोई गैस रखे गए थे वो अकेडमी ही के थे। मेहमानों के लिए चाय बनाने के लिए ये खुसूसी इंतजाम भी किया गया है, मगर इसी को बात का बतंगड़ बनाकर उर्दू अकेडमी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई सालों से मोबाइल लाइब्रेरी अपना काम कर रही है, इसमें एक ड्राइवर के अलावा एक और मुलाजिम होता है, कभी उस पर इस तरह के इल्जामात नहीं लगे। मगर ये कन्नड़ा चैनल की जानिब से एक वीडियो दिखाकर इस तरह के इल्जामात आयद करना तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि मेरी सुबुकदोशी को अभी बस 1 महीना बाकी है, इससे पहले मुझे बदनाम करने के लिए कोई हासिद इस तरह का काम किया होगा। मलूज़ रहे कि फिलहाल उर्दू अकेडमी के चेयरमैन का इंतखाब नहीं हुआ है, पुरानी कमेटी तहवील हो चुकी है और नई कमेटी की तश्कील बाकी है। इन तमाम जिम्मेदारान के ना होने की सूरत में बराह रास्त यह इदारा अक़लियती बोर्ड के ज़ेर निगरानी होता है। इस बीच सीधी बात का सवाल यह भी है कि बड़ी मुश्किल से उर्दू अकेडमी के कुछ इजलास होते हैं साल भर में, उसमें भी अगर चेयरमैन के इंतखाब में देरी हो तो तरक्याती काम कहाँ से हो पाएंगे और जो बजट मंजूर होता है वो कहाँ से खर्च होगा। एक तरफ उर्दू अकेडमी का हाल यह है तो दूसरी जानब वक्फ बोर्ड का भी यही हाल है। गुज़श्ता कई महीनों बल्कि साल भर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा खाली है। नई हुकूमत आने के बाद अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि जल्द ही इंतखाबात होंगे, मगर इस जानिब कोई पेशरफ्त फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अक़लियती उमूर के वजीर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब को जहाँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब की जानिब तवज्जो करनी है, वहीं उर्दू अकेडमी के बदतर हालात पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह के फजल से कर्नाटका उर्दू एकेडमी में जब से भी मैं हूँ आज तक कोई चीज़ का गलत इस्तेमाल कर को नहीं। मोबाइल लाइब्रेरी का वैन हर जगह पूरे शहर में दूसरे डिस्ट्रिक्टों में हमारे उर्दू प्रोग्राम जहाँ जहाँ हो रही वहाँ सभी वो वैन जारी है। किताब हम बिकेंदे या न को बिकेंदे फ़रोख्त नहीं हुए तो भी हमारा काम हमें उर्दू को
घर घर को पहुंचाना, गली गली में पहुंचाने का काम हमें करिए। आज तक उर्दू अकेडमी की वैन या कोई भी चीज़ का गलत इस्तेमाल होकर नहीं है। मैं ये बात वहाँ भी वो इसकी गलतफहमी भी जाकर दूर करके आया हूँ। एक और खबर बेंगलुरु से। 2 दिन से कर्नाटक में अराकीन असेंबली और वज़रा को डीके शिव कुमार की जानिब से कीमती मोबाइल फोन और चमड़े की बैग दिए जाने की खबर के बाद यह चर्चा आम है कि आया यह सूदमंद भी होगा या नहीं, क्योंकि आमतौर पर यही देखा गया है कि जब जब भी इस तरह के कीमती तोहफे दिए गए हैं तो सियासतदान उससे फायदा उठाने की बजाय उनके बच्चे उन चीजों से खेलते हुए नजर आते हैं। आज से 4 महीने कबल बीबीएमपी ने भी अपने कारपोरेटर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 45,000 रुपए मालियत के आईपैड दिए थे और ये आईपैड जुमला 198 कारपोरेटर्स में बांटे गए थे, जिसकी जुमला मालियत 99 लाख बताई गई है। अब सवाल यह है कि इससे कारपोरेटर्स ने कितना फायदा उठाया और उससे आवाम को कितना फायदा पहुंचा। बेंगलुरु मिरर नामी एक रोजनामे ने अपनी एक रिपोर्ट में इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि उनका एक रिपोर्टर जब सरसोतम्मा नामी एक जक्का संद्रा की कारपोरेटर को जब कहा कि आईपैड के साथ एक पोज दो यानी तस्वीर के लिए, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे नहीं पता इसका इस्तेमाल कैसे होता है, मैं अभी तक इसको ओपन भी नहीं किया। जब उसने टैबलेट खोला तो उसको ऑन करने के लिए उसने खूब जद्दोजहद की, लेकिन यानी उसको यह भी नहीं पता था कि उसका बटन कहां है। बिलाखिर उनके एक साथी ने उसको ऑन किया और पासवर्ड देकर उसकी स्क्रीन को अनलॉक किया। इस तरह कई मिसालें बेंगलुरु मिरर ने पेश करते हुए पूछा है कि ये सब कीमती तोहफे काम के लिए होते हैं या सिर्फ शोबाजी और मस्ती के लिए। अब खबर उडुपी से। उडुपी हाई वोल्टेज बरकी तार के झटके की वजह से मां और बेटी के एक ही वक्त में हलाक होने की खबर उडुपी तालुके के गुंडापुड्डे परनान कल्ला नामी ग्राम पंचायत इलाके से मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक बरसात की वजह से साहिली इलाकों में जहां बिजली कटौती की शिकायत है, वहीं बिजली खंभों से हाई वोल्टेज तार कट कट कर रास्ते पर गिरे हुए हैं। कल रात मूसलाधार बारिश की वजह से महलूकीन मां बेटी के घर के सामने भी बरकी तार कटकर गिरी थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। वो देख नहीं पाए और उस तार से उलझ गए। महलूकीन की शनाख्त जलाजा नायक 80 और उसकी बेटी सुमति 55 की हैसियत से कर ली गई है। आज सुबह अपने घर के बाहर किसी काम से निकले तो अचानक टूटी हुई बरकी तार उनके पैरों से उलझ गई और बरकी के झटके से हलाक हो गई। हिरियर का पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। मैं थोड़ा जज्बाती हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं मजबूर हूं। आंसुओं का मतलब यह नहीं होता। जेडीएस मीटिंग में मेरा रोना जज्बाती हो सकता है, मगर उसको कांग्रेस के खिलाफ तस्वुर हरगिज मत करें, क्योंकि जेडीएस की मीटिंग का मतलब एक खानदान की मीटिंग होती है और उसमें मैं अपने मसाइल अपने लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इन बातों का इजहार कर्नाटक की सीएम जनाब कुमार स्वामी ने किया है। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म की रुकावटें खड़ी नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें पूरी तरह आजादी दी गई है। ऐसे में जेडीएस पार्टी में उनके आंसुओं का गलत मतलब न निकाला जाए, क्योंकि मैं अपने खानदानी लोगों से उस वक्त मुखातब था। मैंने कभी कांग्रेस के लीडरान के खिलाफ कोई बात नहीं की। सीएम से ज्यादा मैं एक आम इंसान हूं और खुद को तस्वुर भी करता हूं और मैं एक जज्बाती भी हूं। अब खबर कासरगोड से। यहां कासरगोड से एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। जहनी माजूर एक मां की जानिब से अपनी 18 माह की बच्ची शमा को कुएं में फेंकने की वजह से बच्ची की मौत वाक़ हुई है। इतलात के मुताबिक नसीमा, जिसकी 18 माह की बच्ची थी, उसने कल शाम अचानक अपनी बच्ची को पड़ोसी के एक कुएं में फेंक दिया। मकामी अपराध ने फौरी बच्ची को कुएं से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, मगर बच्ची बीच राह में दम तोड़ गई। बताया जा रहा है कि नसीमा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर शिमोगा जिले से। यहां शिमोगा जिले के तलबा को मुफ्त बस पास की मांग करते हुए शहर शिमोगा में एबीवीपी ने एहतिजाज किया है। ये बीजेपी की तलबा विंग है, तंजीम है। संदीप, राकेश, मंजुनाथ, गणेश वगैरह ने तलबा की मांग को सामने रखते हुए कहा है कि तलबा की मांग है कि तमाम तबकात के तलबा को मुफ्त बस पास फराहम किया जाए। बस पास की सहूलत न होने की वजह से तलबा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन के नाम पर लाखों रुपया गरीब और मुतवस्सित तबके से बटोरे जा रहे हैं, जिस पर फौरी रोकथाम होनी चाहिए।
जिसका सीधा असर तालीम पर पड़ रहा है और एक बहुत बड़ा तबका तालीम से महरूम होता जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बस पास को यकीनी बनाया जाए और प्राइवेट कॉलेजेस में डोनेशन पर पाबंदी आयद की जाए ताकि तालीम को फरोग दिया जा सके, ताकि कोई गरीबी के नाम पर तालीम से महरूम ना हो। इसके लिए जल्द से जल्द इकदाम किए जाएं। इन्हीं मांगों को लेकर एबीवीपी ने आज जिला इंतजामिया के जरिए से हुकूमत को मेमोरेंडम भी पेश किया है। अब खबर बेंगलुरु से। बदन पर खुजली की दवा फेंककर एक शख्स की बाइक से 1.5 लाख रुपए लूट लिए जाने की वारदात बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में पेश आई है। इत्तलाआत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके के करीब हेब्बेगुड़ी नामी इलाके में एक 30 साल शख्स अपने बेटे के एक निजी बैंक में 1.5 लाख रुपए विड्रॉ करके वापस अपनी स्कूटर की जानिब बढ़ा और स्कूटर के लॉकर में रकम रखकर अपने बेटे के साथ वापस लौट रहा था कि अचानक बेटे ने शिकायत की कि उसके हाथ और बदन में खुजली हो रही है। बाप ने मामूली समझकर किसी चींटी के काटने की बात कही, मगर उसके लड़के ने कहा कि किसी ने उसके बदन पर लिक्विड फेंका है और फिर बदन में खुजली बढ़ने की वजह से उसका शर्ट उतारकर वो चेक करने लगे। इतने में 2 बाइक सवार उनके पास आए और कहा कि करीब में एक बेकरी है, वहां से पानी बदन पर डालिए, शायद खुजली कम हो। यही सोचकर स्कूटर उसी जगह रोक दिया और वो बेकरी की तरफ बढ़े और फिर बदन धोकर वापस लौटने तक लुटेरे स्कूटर का ताला तोड़कर उसमें मौजूद 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की, मगर बैंक समेत वहां मौजूद कई तिजारती इदारे फुटेज बर वक्त नहीं दे पाए। बैंक ने कई दिनों बाद बैंक से बाहर के फुटेज दिए हैं, ना कि अंदर के। मुलजिम अभी तक पुलिस की हिरासत से दूर है और वो शख्स परेशान। अब खबर बेंगलुरु से। एक लापता लड़के की अगवाई के केस की सुनवाई के दौरान आज हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि वो साल 2015 से 2018 तक लापता या अगवा होने वाले बच्चों की तफसीलात कोर्ट में पेश करे। मलहूज रहे कि बेंगलुरु के अमृतहल्ली पुलिस थाने हुदूद में मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान जो मजदूरी के लिए यहां आया था, उसने पुलिस थाने में अपने 17 साल बेटा रामा कृष्णा के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। एक दोस्त के साथ वो घर से बाहर गया था, उसके बाद से वो लापता है। इस केस में यह शिबा जाहिर किया जा रहा था कि मजदूरी के लिए आने वाले कई लड़कों और लड़कियों के लापता होने के पीछे जिस्म फरोशी के गैंग का हाथ हो सकता है। हाईकोर्ट के जस्टिस राघवेंद्र चौहान और नरेंद्र प्रसाद हाइबेस अब इस सिलसिले में सरकार से तफसीलात मांगी हैं। 13 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि सरकार की इस रिपोर्ट से जाहिर होगा कि असल मामला क्या है और कर्नाटक में अगवाई के कितने मामला पेश आए हैं। नाज़रीन, अब खबर मंगलूर के उप्पिनगुंडी से है। दक्षिण कन्नड़ा पुलिस ने रियासती सतह पर नशा आवर हशीश यानी गांजा स्मगल करने वाले एक मुलजिम को बारीकट्टे नामी इलाके से हिरासत में लिया है। मुलजिम की शिनाख्त मुहिउद्दीन नवाज उर्फ नवाज मुकीम उपड़ा कासरगोड की हैसियत से कर ली गई है। इतला के मुताबिक 23 दिसंबर 2017 को पुत्तूर देही पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णा नायक अपनी टीम के साथ रात को गश्त कर रहे थे कि इस मौके पर होंडा सिटी कार MH04PW8080 आ रही कार को रोक लिया। इस कार पर सवार नवाज और उसके साथी पुलिस से दूर ले जाकर कार को खड़ा किया और वहां से भाग निकले। पुलिस ने कार को जब चेक किया तो कार में 80 किलोग्राम हशीश बरामद हुआ, जिसकी कुल मालियत 9,53,000 रुपए बताई गई है। इसके बाद से मुलजिम की तलाश में पुलिस थी कि खुफिया इत्तला पाकर पुलिस ने विट्ठल के बेरेकट्टे में कल छापामारी की, जहां नवाज मुकीम था और गिरफ्तारी के बाद अदालत में उसको पेश कर दिया। नाज़रीन, ये थी आज के बेंगलुरु अतराफ अजला की कुछ जरूरी खबरें और ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।